Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट समझाया था. उसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लेजिस्लेटिव पावर्स, वो समझाया था. आई होप आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा, टेक्स्ट बुक में रेफर किया होगा, ठीक है. एंड अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा, राइट. चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, राइट. आई ट्राई कि आज मैं ये 5 जो टॉपिक्स है या फिर जो लास्ट 4 टॉपिक्स है वो ख़त्म करने की कोशिश करूं, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स और वी कैन से कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, तो कहेंगे राइट फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, राइट फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर टू हिज काउंसिल ऑफ, wait, let me change the pen. Right from Prime Minister to his Council of Ministers, ठीक है. यहाँ पर इनको या ये पूरा के पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं. हालांकि एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे प्रेसिडेंट भी आते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, ठीक है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम देम अगर जो कोर है एग्जीक्यूटिव का वो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है. तो इनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं. कंट्रोल का मतलब ये है कि बेटा कि ये लोग डिक्टेटर ना बन जाए, या फिर जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसका जो कहेंगे जो अंश है, राइट, दैट वी हैव इन आवर डेमोक्रेसी, वो कहीं ना कहीं गायब ना हो जाए फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स, राइट, ठीक है. तो इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है कि ये हालांकि राइट दे माइट बी टेकिंग सम स्टेप्स विच आर गुड फॉर अस, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर दूसरों को लगता है कि गलत है या फिर इसके ऊपर थोड़ा एलाबरेट वे में इसको बताया नहीं गया, राइट, ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल दैम, राइट, ठीक है. यू कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर ऑल्सो एंड इन अ नेगेटिव मैनर ऑल्सो, ठीक है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. हालांकि अपोजिशन जो है वो तो हमेशा इसको उसका काम ही है अपोज करना, तो नेगेटिव मैनर में ही लेंगे उसको, लेकिन फिर भी देखते हैं तो किस तरीके से होता है. देखिए, पहला तो है कि हम उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो आता है क्वेश्चन आर से, ठीक है. आई होप पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको मैंने डेफिनेशन बताया था क्वेश्चन आर क्या है, क्वेश्चन आर एंड ऑल दैट. अब इसमें होता क्या है, जनरली ये फर्स्ट आर होता है, ठीक है, एंड इसमें जो है जो अपोजिशन मेंबर्स है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी के या रूलिंग गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो एमपीज हैं, उनको क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग देयर एक्ट्स, ठीक है, उनके काम के बारे में, उनके गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. एंड प्लस उनमें अगर कोई गलती होती है या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसके अंदर क्वेश्चन आ आता है. अगर सपोज मैं ही हूँ, अब मैं ही एक एमपी हूँ एंड आई एम हैंडलिंग सम मिनिस्ट्री एंड उसमें कोई गलती हो जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, चाहे वो नोइंगली या अननोइंगली जो भी है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, राइट, एंड राज्यसभा ऑल्सो. राज्यसभा क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन एज एन बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द गवर्नमेंट आई एम हैंडलिंग अ मिनिस्ट्री एंड क्या होता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ लोकसभा के लिए, तो मुझे जो भी क्वेश्चंस, जो भी आंसर्स होंगे वो सारे के सारे लोकसभा में आकर देने पड़ेंगे, राइट. तो ये लोग मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि मुझे आई एम रिस्पॉन्सिबल, राइट, ठीक है. तो मैं अपनी मनचाही चीज़ तो नहीं करूँगा. अगर मुझे कोई सेल्फिश एंड्स के लिए कोई स्टेप उठाना है तो मुझे डर रहेगा कि अगर मैंने ये उठा दिया स्टेप और लोगों को पता चल गया, ठीक है, या फिर ये बात बाहर आ गई, तो मुझे भरी सभा में, दैट इज इन लोकसभा और मे बी राज्यसभा, तो भरी सभा में मुझे आकर जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर माई एक्ट्स, चाहे वो पर्सनल गेन्स के लिए हो, चाहे वो कोई भी एंड्स के लिए हो, कुछ भी हो. तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आर जो है, ठीक है, वो रखा इसीलिए गया है कि टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. सेकेंड आता है गलती इतनी बड़ी हो जाए कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ही पास कर दो उनके खिलाफ, ठीक है ना, तो ये भी चीज़ हो सकता है. तो क्या है कि ये 2 हथियार है अपोजिशन के पास, ठीक है, जो कंट्रोल करने में मदद करते हैं टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अभी तो देखिए बाय डायरेक्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब डायरेक्टली हम पास करते हैं भाई नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये भी हो सकता है. सेकंड जो चीज़ है
बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नो विच अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, अमाउंट्स टू मतलब अगर डायरेक्टली नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है चलेगा, लेकिन दूसरी सब चीज़ें हैं जो अमाउंट हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। देखिए कैसे, सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट्स एड्रेस। देखिए प्रेसिडेंट्स एड्रेस क्या होता है, राष्ट्रपति भवन वाला नहीं है, ठीक है, राइट, जो रायसेना हिल्स पे है दिल्ली में, वो नहीं। यहाँ पर प्रेसिडेंट्स एड्रेस का मतलब है कि जब कभी भी नई लोकसभा बनती है, व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर अ न्यू लोकसभा इज नो कॉन्स्टिट्यूटेड, राइट, तब फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है। सेकंड जो आता है, नो जस्ट बिफोर द एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट इज जस्ट बिफोर द बजट सेशन, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है एक स्पीच देते हैं, एक नो एड्रेस करते हैं अपनी दोनों हाउसेस को, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, ठीक है। और ये स्पीच जो है, ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे नो एजेंडाज या फिर कहेंगे कि सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो लिखी होती है कि नो दिस ईयर वी आर गोइंग टू, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू दिस एंड दैट, एंड नो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस बिल गेट्स कमीशनड एंड ये लॉ बन जाएगा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो स्पीच काफ़ी भारी स्पीच होती है, 1.5 आवर की स्पीच होती है, आप देखिएगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा कहेंगे फेस्टिव तरीके से जो है ग्रैंड एंट्री होती है प्रेसिडेंट की जस्ट बिफोर द प्रेसिडेंट्स जस्ट बिफोर द बजट सेशन, और वी कैन से जस्ट बिफोर द न्यू लोकसभा इज कंस्टिट्यूटेड, जब पहला सेशन होता है उसके पहले, राइट। तो जनरली आफ्टर एवरी 5 years when new Lok Sabha is constituted, or we can say at the starting of the financial year, that is the just before the budget session. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, या प्रेसिडेंट भाई साहब जो है एक लिखा हुआ स्पीच देते हैं, लेकिन वो स्पीच जो है भले बोल रहे होते हैं नो प्रेसिडेंट, लेकिन जो उसके पीछे का जो एम होता है वो एम कौन डिसाइड करता है, दैट इज दिस द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, राइट। हालांकि ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है, लेकिन अभी समझा देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट को मुझे जस्टिफाई करना है इसलिए, राइट। तो क्या होता है, वो हम 3 Idiots में देखते हैं ना, वो लाइब्रेरियन प्रिंसिपल को बोलता है, बोल वो रहा है लेकिन शब्द हमारे हैं, नो दैट वाज अ फनी स्पीच मेड बाय दैट चांचड़, सॉरी आई डोंट नो दैट, उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन जो भी था बहुत ही फनी कैरेक्टर था, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू दैट चांचड़। तो क्या है कि बोल प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन जो शब्द है, जो पीछे जो एम है, वो किसके एम है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, ठीक है। तो क्या है, एक तरीके से जो भी बोला गया है कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इशारे पे बोला गया है। तो ये जो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है, जो इनॉग्रल स्पीच है, ठीक है, उसको पास करवाना ज़रूरी है फ्रॉम मे बी लोकसभा, ठीक है, इसको लोकसभा रखते हैं अभी क्योंकि दोनों में होता है, लेकिन राज्यसभा में अगर ये पास होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अगर ये पास नहीं होता। तो इसको पास होना ज़रूरी है। अगर ये पास हो जाता है, ठीक है, अगर ये प्रेसिडेंट का जो इनॉग्रल स्पीच है या इनॉग्रल एड्रेस है वो अगर पास हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। क्या कहते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, ये मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, राइट, लेकिन वो उस समय पे समझाता हूँ, समझ में नहीं आता, ये समझिए। तो ये पास हो गया तो मोशन ऑफ थैंक्स है, राइट। और अगर पास नहीं होता, ठीक है, ये प्रेसिडेंट का जो इनॉग्रल एड्रेस है, जो स्पीच है, वो पास नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो देखिए यही लिखा है कि कौन से तरीके से हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को समझा सकते हैं, या फिर नो इट अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, राइट, बाय नॉट पासिंग अ मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स इनॉग्रल एड्रेस। समझ में आया? तो इट वुड अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब क्या है, हम कंट्रोल कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ ऐसी चीज़ें जो है एजेंडा में लिख देते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा बोली जाती है ना, लेकिन तो कसूरवार कौन है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या फिर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो उनके खिलाफ, हाँ, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। तो कैसे होगा, तो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस था, ठीक है, वो पास नहीं करना है, मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पास करवाना है, ठीक है, समझ में, मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होगा, दैट वुड अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पर सरकार गिर जाएगी। कैसे गिरेगी, जब पास ही नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो निर्धारित नंबर नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, नॉट इवन द 50% + 1, ठीक है।
तो क्या हुआ, यहाँ पर आपकी सरकार गिर जाएगी। पहला चीज़ समझ में आया, कंट्रोल किया एग्जीक्यूटिव को, यस कंट्रोल किया, बहुत तरीके से कंट्रोल किया। अब देखिए बाय रिजेक्टिंग अ मनी बिल, सही है। देखिए सरकार आप है ना, यू हैव द गवर्नमेंट, यू हैव द नंबर इन द लोकसभा, राइट, एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर्स, कि भाई देश के लिए सारे के सारे जो योजनास है, जनधन योजना या जो भी योजनास है, या फिर सोशलिस्ट वर्क है, या फिर हमारा डिफेंस XYZ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके पीछे जो पैसा खर्च होता है वो पैसा निकालने का पावर आपके पास होना चाहिए। और वो दो फंड्स होते हैं, एक होता है, दोनों CFI ही है, ठीक है, फर्स्ट वाला है जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और दूसरा है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दो अलग अलग फंड्स हैं। ओके, तो क्या है, तो ये फंड में से जो पैसा निकालना है, ठीक है, अब वही पावर आपके पास नहीं है, मीन्स व्हाट, you are in no more that situation that you should continue administrating this whole country, right, ठीक है, तो आपके पास वो पावर है ही नहीं जब आप एक छोटा सा मनी बिल, ठीक है, पास नहीं करवा पाते, राइट, that will amount to no confidence motion. This shows that you don't have majority of the numbers, right, of the support, या फिर majority support of the legislature, जो आपको no confidence motion समझाया था मैंने, कि भाई जो legislature का जो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आपके पास उतने मेंबर्स आपसे सहमत नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन कि आप कंटिन्यू कर पाओ गवर्नमेंट से, तो इट वुड अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बाय पासिंग अ सेंसर मोशन और एन एडजर्नमेंट मोशन। देखिए आगे एडजर्नमेंट मोशन, अगेन वही चीज़ कि भाई नो अगेंस्ट द विल ऑफ द गवर्नमेंट समथिंग इज इशूड अप, राइट, उसको हमको डिस्कस करना है, तो ये तो आपको समझ में आ गया एडजर्नमेंट मोशन क्या है, राइट। तो ये सारी कंडीशंस है जहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ हम पैसा भी कंट्रोल करते हैं, मॉनेटरी कंट्रोल्स, ठीक है। अब मॉनेटरी कंट्रोल्स में ये तो आपको डेप्थ में समझाऊंगा, लेकिन अभी समझ लो कि यही चीज़ हमको समझना है इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नो कंट्रोल ओवर द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। एनुअल बजट जो है उसके अंदर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हालांकि कभी होता नहीं है, बिकॉज अगेन आई एम स्पीकिंग, आपके पास नंबर है तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट देयर शुड बी some ethics behind that, ठीक है, you should have some no ethical morals or something, right, ठीक है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। नंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी मनमानी करोगे, राइट, ठीक है, आपको हमने पावर दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, हमने आपको पावर दिया है, इलेक्ट करके आपको भेजा है हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो आप वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, उसकी जो सैंक्टिटी है वो निभाओगे, ना कि क्या कहते हैं अपनी मनमानी करोगे। मनमानी करो जब तक देश के लिए सही है, जब तक देश के लिए मतलब प्रॉफिटेबल है, तब तक नो एवरीथिंग इज़ फेयर, लेकिन जैसे ही गड़बड़ी हुई तो क्या होगा, वी कैन कंट्रोल यू, राइट, वी कैन कंट्रोल बाय दिस नो ब्रह्मास्त्र दैट वी हैव, दैट इज क्वेश्चन आर, दैट इज वी हैव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या फिर मॉनेटरी कंट्रोल है हमारे पास, हम आपको पैसा निकालने नहीं देंगे फिर, राइट। इसका मतलब एक तरीके से यही हुआ कि यू आर नॉट नो मोर इन द पावर, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने एक लिखा है, एक ये प्यारा है, इसको समझते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी सेड इज टू बी टू सेलेक्ट द ग्रुप विच इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सही है ना भाई, जो गवर्नमेंट बनाएगा वही, सपोर्ट एंड सस्टेन इट, उसको सपोर्ट भी करना है, उसको सस्टेन भी करवाना है, ठीक है, इन पावर सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज इट्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, जब तक अच्छा काम कर रहा है उसको सस्टेन करवाना है, अच्छे से क्या कहते हैं सपोर्ट करना है, कब, जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस है तब तक, या फिर एंड टू एक्सपेल इट व्हेन इट सीजेस टू डू सो, और उसको निकाल देना है जब वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाता, ठीक है, एक्सपेल कर दो, एंड लिव इट टू द पीपल, ठीक है, हम पर छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में देख लेंगे उनको, राइट, जैसे हमने कांग्रेस को देखा, राइट, टू लिव इट टू द पीपल टू डिसाइड एट द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, समझ में आया, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर, क्या है याद रहेगा बेटा, ठीक है। अभी मॉनेटरी कंट्रोल्स, मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा, ठीक है, मॉनेटरी पैसा रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो मॉनेटरी कंट्रोल्स हम कैसे कर सकते हैं वो आपको समझाता हूँ बाद में, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो बजट सेशन है, ठीक है, उसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एनुअल बजट लाते हैं,
जो बहुत बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ हमारे देश के लोग नहीं, दूसरे देश के लोग भी इसको देखते हैं कि इस बार भारत का अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो कैसा रहेगा, क्या पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इज इट सेफ और नॉट एंड ऑल दैट। तो बहुत सारी चीज़ें, इट वुड बी मोर ऑफ एन इकोनॉमिक वे, लेकिन आम इंसान भी समझ सकता है अगर उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो एनुअल बजट में क्या है इस बार, ठीक है, डिफेंस को कितना दिया गया, कितना एलोकेशन दिया गया, कितना हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे एजुकेशन पे, कितना हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे मेडिसिन पे या फिर हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स पे, राइट, ठीक है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्या बुलेट ट्रेन आएगा, बुलेट ट्रेन में इतना एलोकेशन होगा एंड ऑल दैट। एंड ट्रस्ट में ये सारा के सारा जो पैसा है वो आता है CFI से, ठीक है, जो हम टैक्स पे करते हैं, राइट, उसके ऊपर से ये सारा के सारा पूरा बजट डिसाइड होता है। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ओके, आई थिंक ये पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है, ठीक है, दैट इज जुडिशियल फंक्शंस। देखिए पार्लियामेंट ना वो कहीं ना कहीं एज ए जुडिशरी एक्ट करता है, ठीक है। जुडिशरी का मतलब वो न्याय करता है, न्याय तो नहीं करता इन शॉर्ट, लेकिन क्या है कि वो एक्ट करता है एज ए कोर्ट, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है, जैसे कि इट कैन इम्पीच और रिमूव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, ठीक है, अगेन वो थोड़ा बहुत लेंदी है, लेकिन ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो किसके हाथ में है, तो कहेंगे पार्लियामेंट के हाथ में। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, पार्लियामेंट के हाथ में है, राइट। फिर आता है जो जजेस है, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो या चीफ जस्टिस हो हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, जो भी, उनका रिमूवल भी हु हैज़ द पावर, तो कहेंगे हमारे पार्लियामेंट के पास है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये देश के सबसे बड़े CA है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है, राइट। सारा के सारा ऑडिट जो है, अकाउंट का ऑडिट, वो सारे के सारे इनके हाथ में होता है, और ये जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया, ये एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए था, यहाँ कम हुआ एंड ऑल दैट। तो CAG का रिपोर्ट जो आता है एनुअली वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो दिस आर द जुडिशियल फंक्शंस। देखिए अब यहाँ पर प्रेसिडेंट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस केस में, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का जो पावर है वो किसके पास है। तो देखिए इम्पीचमेंट का जो पावर है वो दोनों हाउसेस, बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जस्ट टू आपको बताने के लिए, आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे इम्पीचमेंट होता है वो समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, प्रेसिडेंट को सबसे पहले इम्पीच कौन से इल्ज़ाम पे किया जाता है, क्वेश्चन आता है ऑन विच ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, तो कहेंगे इनकैपेसिटी, अब वो केपेबल नहीं रहे, ठीक है, हो सकता है फिजिकली ही वुड नॉट बी केपेबल, मेंटली केपेबल नहीं रहे, या फिर कुछ भी, कोई भी XYZ रीज़न है, तो इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, या फिर अपने पद का गलत फ़ायदा उठाना या गलत इस्तेमाल करना, टू इन्फ्लुएंस सम अदर फेलो पर्सन्स बाय यूजिंग हिज ओन क्रेडिट, और वी कैन से यूजिंग हिज पोजीशन, राइट, ठीक है। तो इस केस में हम लोग उसको निकाल, या फिर सबसे जो बुक में लिखा गया है वो तो यही लिखा गया कि बाय नॉट अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन से वो जो है उसके अपोजिट काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रारी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आएगा, ठीक है। सो इनिशिएट कहाँ से हो सकता है, इनिशिएट कोई भी हाउस से हो सकता है, ठीक है, एनी ऑफ द हाउस, लेट अस से फ्रॉम दी लोकसभा, तो लोकसभा से इनिशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 14 डेज का प्रायर 14 डेज का इनको एक नोटिस दिया जाता है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट यू ऑन सो एंड सो ग्राउंड्स, ठीक है, ये जो इल्ज़ाम लगे हैं आप पर, इसके ऊपर हम इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए 15th डे पे क्या होता है कि यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होता है। अगर यहाँ से वो बिल पास होता है, वो रेजोल्यूशन पास होता है, तो वो जाता है सेकंड हाउस पे, दैट इज इन राज्यसभा। देखिए कोई भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, ठीक है, अगर ये यहाँ से इनिशिएट हुआ तो ये हाउस में जाएगा, यहाँ से इनिशिएट हुआ तो दिस हाउस, ओके, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड, राइट। तो यहाँ पर तो ये हाउस एक्ट करता है एज एन इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, ठीक है, जो भी इल्ज़ाम लगे हैं प्रेसिडेंट पे, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट खुद तो नहीं आएंगे पार्लियामेंट में अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं यहाँ पर कि जाइए मेरे बिहाफ पर जाकर मेरा पक्ष रखिए, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिव हाउस है, तो ये इन्वेस्टिगेटिव हाउस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे वो उसके ऊपर, ठीक है। अगर वो अपने जांच में, अपने एग्जामिनेशन में, अपने स्क्रूटिनी वाला जो टाइम पीरियड है उसमें अगर वो पाए जाते हैं कि हाँ भाई ये प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, गिल्टी है, उनके जो चार्जेस है वो सही है, तो वो चार्जेस के ऊपर यहाँ पर वोटिंग होगी, और यहाँ पर वोटिंग होने के बाद अगर यहाँ पर मेजोरिटी मिलता है तो प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, ठीक है, रिमूवल,
एंड सो वाइस प्रेसिडेंट, हर एक तरीके पे यही होता है। ओके ठीक है, समझ में आया? राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल फंक्शंस। जो इलेक्टोरल फंक्शंस मतलब इलेक्शन, किसको किसको भी इलेक्ट करते हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है वो किसको किसको इलेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट जो है राइट वो इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, ये तो पार्लियामेंट के ही अंदर आते हैं, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्लस इनके साथ जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी यूनियन टेरिटरीज हो दो या फिर 28 स्टेट्स हो, तो जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो लोग भी वोट करते हैं। इन शॉर्ट मतलब यहाँ पर जो कहने का मतलब है दैट इज कि पार्लियामेंट जो है वो क्या करता है, वो हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, एंड सेम वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है। वाइस प्रेसिडेंट में ये नहीं आते, सिर्फ यही आते हैं, ठीक है, द पार्लियामेंट। सो देखिए क्या लिखा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर इन पर्टिकुलर देखा जाए जनरल, मतलब ये वाला अभी तो देखिए कलेक्टिवली हम यूज कर रहे थे एज अ पार्लियामेंट, अगर ये जनरली अगर देखा जाए इन जनरल, ठीक है, या फिर कलेक्टिवली राइट, तो देखिए इन पर्टिकुलर लोकसभा, अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा क्या करता है, अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करता है ना, तो इलेक्टोरल फंक्शन है इसका, यस है, ठीक है। राज्यसभा किसको इलेक्ट करता है, डेप्यूटी चेयरमैन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने डेप्यूटी चेयरमैन लिखा इन केस ऑफ राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन, है ना, राइट, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट को तो कौन करता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके ठीक है, तो डेप्यूटी चेयरमैन। तो दिस आर सम इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट में यहाँ पर फाइनेंस है ना भाई, फाइनेंस करोगे या नहीं करोगे हमें, यू गिव अस द पावर राइट, द फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर पासिंग ऑफ एनुअल बजट, अभी आपको पिछले ही कुछ मिनट पहले आपको समझाया कि एनुअल बजट में क्या क्या एलोकेशंस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है एनुअल बजट, ठीक है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं एनुअल बजट इन द लोकसभा, राइट, ठीक है। तो एनुअल बजट में कौन सी चीज़ें किसको एलोकेट की गई है, कितना रिसोर्स एलोकेट किया गया है, कहाँ पर जो भी है वो पूरा के पूरा एनुअल बजट जो है वो कंट्रोल करता है। अगर इसमें कट होता है एनुअल बजट में, है ना, राइट, आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का बजट रखा फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाइपोथेटिकली 100 रुपीज़ का, ये देश का किसी भी देश का, ये तो मेरा बजट नहीं है, मेरा एक दिन का बजट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी ठीक है, टू मेक इट ईजियर, तो 100 रुपी का बजट रखा। अब यहाँ पर कट होता है, नहीं भाई मेक इट 80, राइट, कट हो गया। तो देखिए कट हुआ ना, बजट में कट हुआ, आपने प्रपोज किया, एनुअल बजट पास किया, ये क्योंकि इसको पास कराना जरूरी है, आप जो बना दोगे ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट नो अदर मेंबर्स विल साइन ऑन इट एंड नो आप CFI से निकाल लोगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कट हो जाता है, ठीक है। तो दिस कट ऑल्सो अगेंस्ट योर विशेस, राइट, अगेंस्ट, यहाँ पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट द विशेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी फिर भी कट हो गया, इसका मतलब क्या है, आपके पास बहुमत नहीं है, यू डोंट हैव द नंबर्स, ठीक है। अगर आपके पास नंबर्स होता तो ये 100 का 100 ही रहता, या 100 का 120 हो जाता, लेकिन 80 तो नहीं होता, समझ में आया, ठीक है। तो बाय अगेन कैसे कंट्रोल किया हमने एग्जीक्यूटिव को, बाय अ वोट, ठीक है, वोट ऑफ कट या फिर एक होता है। फिर आता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ठीक है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपी रखा कि पूरे साल में मुझे 100 रुपी यूज़ करना है कैसे भी करके, लेकिन आपने देखा कि कुछ समय बाद, मे बी 8 मंथ्स बाद, मे बी 10 मंथ्स बाद, आपका जो ये बजट जो एलोकेट किया गया था आपने सारा यूज़ कर लिया, ठीक है, और नाउ यू नीड सम सप्लीमेंट, मुझे और पैसा चाहिए, ठीक है, ताकि मैं अपना जो डेडिकेटेड जो मेरा एम था, ठीक है, वो कंप्लीट कर पाऊँ, राइट, ठीक है, या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चा आ गया, तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री बजट, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है इसको भी कंसिडर किया जाता है एज अ बजट, ओके, समझ में आया, ठीक है। तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है, ठीक है, वो कौन अलोकेट करता है, अगेन तो कहेंगे पार्लियामेंट ही अलोकेट करता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ऑल द चेंजेस टू बी इनकर्ड फ्रॉम CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी चार्जेस है, ठीक है, जो भी यहाँ पे चेंजेस बोल दिया मैंने, इट इज चार्जेस, ठीक है। तो जो भी चार्जेस है, राइट, जो भी खर्चा करना है वो कहाँ से करेंगे हम, CFI से करेंगे, चाहे छोटे से छोटा सैलरी हो, ठीक है, या बड़े से बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो वो सारा के सारा जो खर्चा है वो कहाँ से आता है, CFI से आता है,
ठीक है, CFI दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पर सारे टैक्स पेयर का हार्ड अर्नड मनी जो है, ठीक है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है और थ्रू मनी बिल, थ्रू बजट, राइट, इसके पास होता है। एक्चुअली देखिए हमारे सिलेबस में सिर्फ मनी बिल है, ठीक है, एंड दैट ऑल्सो उसका थोड़ा पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीकर, लेकिन मैं आपको समझाया है। तो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, ठीक है, एवरी फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल, बट मनी बिल इज नॉट अ फाइनेंशियल बिल, ऐसा भी है। तो फाइनेंशियल बिल आपको जानने की जरूरत नहीं क्या है, लेकिन आप समझ लीजिए कि काइंड ऑफ मनी बिल ही है ये, पैसा उठाने के लिए ये बिल को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी। एंड इसके बाद और एक टॉपिक था जो मुझे सिखाना है, ठीक है, राइट, दैट इज इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउस, मतलब कंपैरिजन ऑफ लोकसभा। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली, यहाँ पे फिर से मैं रख देता हूँ, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन टर्म्स ऑफ देयर पावर एंड फंक्शंस। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। अब एक छोटा सा डिस्कशन करना है मुझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अभी याद आया है, जो अभी समझाते समझाते याद आया। देखिए क्या होता है कि 9th का ही है, ठीक है, 9th का जो फर्स्ट चैप्टर, जो 5th चैप्टर था इलेक्शंस, उसी का ही है, नो डायरेक्ट इलेक्शंस एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर बेस पे, यहाँ पर है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो अगेन 18 ईयर्स एंड अबाव है, 18 प्लस है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर कौन सा जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर लागू होता है, तो कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट, ठीक है, फ्रेंचाइज, ये लागू होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है हम सब, मतलब हम जो भारत, ये लोग नहीं कहूँगा क्योंकि हम सब क्या करते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको वोट करते हैं, उनको पहुंचाते हैं हम लोग लोकसभा में, ठीक है। तो देखिए ये जो है, ये हुआ डायरेक्ट इलेक्शन। क्या हुआ बेटा? डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। ये कैसा इलेक्शन है? डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। अब देखिए फिर यही सिटीजन्स, ठीक है, लेकिन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है इसीलिए मैंने कलेक्टिव लिखा है, लेकिन यही सिटीजन्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं ना। जैसे गुजरात की विधानसभा है, तो गुजरात की विधानसभा में गुजराती जो मेंबर्स हैं, MLAs हैं, उनको भेजते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ डायरेक्ट इलेक्शंस, यस, ठीक है, राइट, ये भी डायरेक्ट इलेक्शंस हुए। अब इसके बाद अब यहाँ पर जो है वो देखिए क्या होता है, ये सारे के सारे 28 स्टेट्स है ना, एंड नो 9 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड, सॉरी 9 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, 2 यूनियन टेरिटरीज, ओके, जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा 9 है लेकिन 2, राइट। तो दिल्ली एंड पुदुचेरी, तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, किसको इलेक्ट करते हैं? ये इलेक्ट करते हैं टू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, है ना, राइट। बताया था मैंने आपको जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर समझा रहा था, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, राइट। तो देखिए अब हमने जिसको इलेक्ट किया, उन्होंने किसी और को इलेक्ट किया, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ओके, ठीक है, समझ में आया बेटा, राइट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब यही लोकसभा और यही राज्यसभा, ठीक है, यही लोकसभा और राज्यसभा मिलके इलेक्ट करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। किसको इलेक्ट करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो कैसा इलेक्शन हुआ ये? हमने जिसको वोट किया, देखिए हमने इनको वोट किया, हमने इनको वोट किया, यहाँ तक हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाता है ना, ठीक है, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर ये भी कैसे इलेक्ट हुए, देखो इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली हुआ ना बेटा, राइट। सो इनडायरेक्ट इलेक्शंस, देखिए समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कैसे नंबर गेम चलता है, वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
के मेंबर्स, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा किसके लिए वोट करते हैं पता है? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये भाई साहब भी जो है, ये महाशय भी जो है, कैसे इलेक्ट हुए? इनडायरेक्टली हुए, है ना। 9th का ही टॉपिक है ये, ठीक है। आपको समझाया था, फिर भी समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी के बेस पे अभी 10th का टॉपिक समझना है। अब समझिए कि लोकसभा में मेजॉरिटी है, ठीक है। किसकी मेजॉरिटी है? फॉर एग्जांपल मेरा क्लास जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसमें पढ़ाता हूँ मैं, राइट। फॉर एग्जांपल एड्यूक्राफ्ट की पार्टी है, एड्यूक्राफ्टियंस, राइट, ठीक है। तो एड्यूक्राफ्टियंस के मेंबर्स जो है, ठीक है, वो यहाँ पर बहुमत में है। अगेन वही बहुमत ले लेता हूँ जो प्रेसिडेंट बहुमत है, फॉर एग्जांपल 350 मेंबर्स, ठीक है। तो क्या कभी यहाँ से मनी बिल फेल होगा? नहीं होगा, ठीक है। हमेशा मनी बिल पास होगा। क्या यहाँ से कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा? नहीं होगा, कोई भी चाहे कोई भी हो, ठीक है। यहाँ से कुछ भी कोई मुझे हिला नहीं सकता एड्यूक्राफ्टियंस को। क्यों? क्योंकि हमारी बहुमत है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया? लेकिन देखिए, राज्यसभा में फॉर एग्जांपल दूसरे XYZ पार्टीज है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या मेरा कोई भी बिल राज्यसभा से पास होगा? अनलेस एंड अनटिल मेरे पास मेजॉरिटी है नहीं, हाँ, ठीक है। तो राज्यसभा से पास नहीं होगा मेरा कोई भी बिल। तो क्या मैं थोड़ा बहुत निर्भर हो जाऊंगा राज्यसभा के ऊपर? आई वुड बी डिपेंडेंट, ठीक है, ऑन द राज्यसभा, कि भाई मेरा बिल पास होना चाहिए यहाँ से। दूसरी, मैं चाहूँगा कि दूसरे पार्टीज जो है, ठीक है, राइट, फॉर एग्जांपल पार्टी A, पार्टी B, पार्टी C, ठीक है ना, ये सारी पार्टीज मुझे सपोर्ट करे तो ही मैं राज्यसभा से कोई बिल पास करवाऊंगा। मान मतलब क्या कहते हैं, एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ेगा राज्यसभा से कोई बिल पास करवाने के लिए। बाकी प्रेसिडेंट तो है ही हमारे पास, प्रेसिडेंट तो लिखा ही है कि यू शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बहुत कठिनाई हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए, अब ये कठिनाई मुझे फेस करनी पड़ रही है ना। तो वो फ्यूचर में अगर मेरी पार्टी एड्यूक्राफ्टियन पार्टी जो है, एड्यूक्राफ्ट का जो पार्टी, एड्यूक्राफ्ट एकेडमी जो पार्टी है, अगर मुझे फ्यूचर में ऐसा कोई फ्रिक्शन या अपोजिशन नहीं फेस करना है फ्रॉम राज्यसभा, तो मैं टारगेट कहाँ करूँगा पता है? मैं टारगेट करूँगा यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे, ठीक है। कितनी है? 28 है, ठीक है, 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। हाँ, तो अब होगा क्या कि एटलीस्ट 28 में से, ठीक है, सी अगेन नंबर गेम, मैं इसको कलेक्टिवली ले रहा हूँ। फिर आप बोलेंगे सर सिक्किम में तो 60 ही है, ठीक है, और यूपी में 380 है, 420 है, तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो 28 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से एटलीस्ट मैं चाहूँगा 15 मेरे पास हो मेजॉरिटी जो स्टेट्स है ना, उसके अंदर मेरी सरकार हो, दैट इज एड्यूक्राफ्ट एकेडमी की सरकार हो, ठीक है ना, राइट। और ये 2 में से 2 हो तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर एक भी है, जैसा दिल्ली में देख रहा हूँ मैं, आप, है ना, राइट, एक भी मेरी सरकार है, राइट, एड्यूक्राफ्ट की सरकार है, तो क्या मैं अपने मेंबर्स को जहाँ जिस स्टेट में मेरी सरकार है, ठीक है, एड्यूक्राफ्ट की सरकार है, क्या मैं इसके थ्रू मैं अपने मेंबर्स राज्यसभा में भेज सकता हूँ? बखूबी भेज सकता हूँ ना, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हो गया। अब देखिए, बहुमत आ गई, यस आ गई। अब क्या किसी की मजाल है कि मेरा कोई भी बिल दोनों हाउस में से पास होने से रोक सके? नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, जो आपको मैंने भेजा था, जो लिंक भेजा था, ठीक है, वो यही था, ठीक है, कि आप देखिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जो सेंटर में जो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर वही पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में रहेगी तो दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन अगर यही चीज़ कॉन्ट्रैरी हो गया ना, तो बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। समझ में आया?
तो होमोजीनियस जितना हो सकता है उतना हम लोग पार्टीज रखना चाहते हैं, राइट। तभी तो गठबंधन की सरकार एंड ऑल दैट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछली बार जो होमवर्क दिया था ना, वाइस प्रेसिडेंट। अब बताइए वाइस प्रेसिडेंट किसकी पार्टी से बनेंगे? एड्यूक्राफ्ट की पार्टी से ही बनेंगे ना भाई साहब। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपको सिखाया वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? लोकसभा। मेजॉरिटी किसके पास है? मेरे पास है, एड्यूक्राफ्टियंस के पास है। सारी के सारी लेजिस्लेटिव असेंबली, चलिए सारी के सारी नहीं, 15 नहीं 16, 28 में से 16, आई हैव द मेजॉरिटी, राइट। तो पक्का है कि मेरा कैंडिडेट ही वाइस प्रेसिडेंट बनेगा फ्रॉम द स्टेट्स, यस, ठीक है। समझ में आया? राइट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया, ये तो प्रेसिडेंट की बात है, लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा की बात करूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ से भी मेरे मेंबर्स है, यहाँ भी मेरे मेंबर्स है, तो वाइस प्रेसिडेंट मेरा ही बनेगा, यस। तो आप देखिए एम वेंकैया नायडू, ठीक है, ये जो आपने मुझे मैसेज किए थे बहुत सारे ना, एम का मतलब क्या है, आई स्टिल कैन रिमेंबर एंड रिकॉग्नाइज, और वी कैन से रिकॉग्नाइज नहीं कहूँगा, आई कैन स्टिल रिमेंबर एंड प्रोनाउंस द वर्ड मन्ना रपुमा समथिंग, एम वेंकैया नायडू, ठीक है। सो ये किसकी ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ज़रा देखिएगा, ठीक है। हाँ, समझ में आया? अब आते हैं प्रेसिडेंट के पास। देखिए अगेन आई हैव द मेजॉरिटी हियर, एड्यूक्राफ्टियंस, आई हैव द मेजॉरिटी हियर इन राज्यसभा, एड्यूक्राफ्टियंस, आई हैव द मेजॉरिटी ओवर हियर, 16 स्टेट्स में मेरे पास मेरी सरकार है, ठीक है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि ये 16 का 20 हो जाए, 25 हो जाए, ठीक है, ताकि कोई अपोजिशन ना फेस कर पाऊँ मैं, लेकिन दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ से भी तो अगली बार प्रेसिडेंट भी मेरा होगा, ठीक है। आप देखिएगा जो एक्स प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे श्री प्रणब मुखर्जी, है ना, हमारे भारत रत्न भी है ये, राइट। ही बिलोंग टू विच पार्टी? ही बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाउ अब प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद, है ना। नाउ ही बिलोंग्स टू विच पार्टी? बीजेपी, ठीक है। लेकिन हालांकि जब आप ऐसे पद पे पहुंच जाते हैं नो, व्हेन यू रीच एट द सर्टेन नो पोजीशंस, राइट, तो आपको यू आर एक्सपेक्टेड कि आप जो है पार्टी का खिंचाव ना करें, मतलब यू नो बायस ना हो जाए। या तो कुछ प्रेसिडेंट्स होते हैं जो रिज़ाइन कर देते हैं अपनी पार्टी से, ठीक है। नाउ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ तब तक, ठीक है, वापस आई विल ज्वाइन इन बीजेपी। लेकिन अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ तो क्या है कि नहीं, अब मुझे वो निरपक्ष होना पड़ेगा, मतलब नो आई हैव टू बी लाइक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई बेटा, क्या है, किस तरीके से नो नंबर गेम चलता है, समझ में आया, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ओके। अब इसके बाद जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा, वो समझाऊंगा कंपैरिजन इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, अनइक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस, जहाँ पर स्पेशल पावर्स है वो भी समझाऊंगा, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा, राइट। एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदलू कानून कहते हैं इसको, जो आपको मैंने एक लिंक भी भेजा था ऑफ एन आर्टिकल, वो आर्टिकल पढ़िएगा, ठीक है, और उसको हो सके तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। सो अप टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्टे होम, स्टे सेफ।